हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट द्वारा जो दिसंबर 2019 में होम साइंस का सेकेंड पेपर करवाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 72 क्वेश्चन हमने बताया था, बट उसमें हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो अब उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 72 क्वेश्चन था The theory that emphasizes imitation or observational learning is called। इसका आंसर था सोशल लर्निंग थियरी। ओके, अब देखते हैं कि ये किसने दिया और ये थियरी क्या है। सोशल लर्निंग थियरी ये एल्बर्ट बेंड्रा के द्वारा दी गई है। इन्होंने 1977 में ये थियरी दी थी और ये दो बिहेवियरिस्ट साइंटिस्ट थे, पैवलॉव जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी और स्किनर जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। इन दोनों के थियरी से ये सहमत थे। हालांकि इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को इसमें और ऐड किया कि पहला ये था कि जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेस के बीच में एक मीडिएटिंग प्रोसेस होती है, और दूसरा ये कि बिहेवियर जो है हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसको ऑब्जर्व करके और उसमें रह करके हम जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती, इसी प्रोसेस के थ्रू हम बिहेवियर को इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसके बाद में इसी में दिया गया है कि सोशियो कल्चरल लर्निंग थियरी, इसके बारे में मैं बता दे रही हूँ कि इसको वाइगॉट्स्की ने दिया था। इन्होंने कहा था कि व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद असिस्टेंट टुडे शी विल बी एबल टू डू बाय हरसेल्फ टुमारो। मतलब जो बच्चा आज किसी की हेल्प लेकर के कुछ कर सकता है, वो कल यानी आने वाले कल में खुद से कुछ भी करने की क्षमता रखता है। अब इन्होंने 3 लेवल बताया। पहला ये था कि जो कि बच्चे के रीच से बाहर होता है, जो कि वो नहीं कर सकता है, और दूसरा लेवल ये था जिसमें वो किसी की हेल्प से कोई भी काम सीख सकता है और कर सकता है। अब इसमें वो जो कोई भी है वो नॉलेजेबल अदर्स भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी टूल्स भी हो सकती है। नॉलेजेबल अदर्स का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी की नॉलेज बच्चे की नॉलेज से अधिक हो। अब ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी। और टेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से भी वो सीख सकता है, और जो उसकी जो कैपेसिटी, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है अगर उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो ये जो पीरियड है, जो जोन है, उसी को जिसमें वो किसी की मदद लेकर के अपनी कैपेबिलिटी से थोड़ा बाहर जाकर के कोई काम कर रहा है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और तीसरा है जिसमें कि व्हाट द चाइल्ड कैन लर्न ऑन हिज ओन, मीन्स जिसमें कि वो अपने खुद से जो है सीखता है, कुछ करता है और खुद की मदद से खुद से कुछ करता है और सीखता है। तो ये 3 लेवल इन्होंने बताया था। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो बच्चा जो कर रहा है और जो करने की वो क्षमता रखता है, इसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें जो वो किसी की मदद लेकर के सीख रहा है, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, जो किसी की मदद ले रहा है, जैसे कि नॉलेजेबल अदर्स या टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, ये स्कैफोल्डिंग कहलाते हैं। इन्होंने सोशियो कल्चरल थियरी दी। इन्होंने एक टर्म बताया ट्रांजैक्शनिज्म। इन्होंने बताया कि पीपल का मतलब जैसे कि हम किसी न किसी कल्चर में रहते हैं, और वो जो कल्चर है हमारे थॉट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। उसी तरीके से हम जो सोचते हैं और जो हम लोगों से बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, तो जो हम हैं वो कल्चर को भी हम कल्चर को इम्पैक्ट करते, उसको प्रभावित करते हैं। इसी को ट्रांजैक्शनिज्म कहते हैं। जैसे कि कल्चर है वो हमारी लैंग्वेज और हमारे थॉट्स को प्रभावित कर रहा है, वैसे ही हमारा जो थॉट है, हमारा लैंग्वेज है, वो हमारे कल्चर को प्रभावित करता है। इस तरीके से इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है। इसी को ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसको कि एरिक एरिक्सन ने दिया था। इन्होंने ये 8 स्टेज दिए थे, ये आप देख सकते हो। अब देखते हैं कि जो 8 स्टेजेस हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चा
जैसे कि जब वो ये इन्फेंट में होता है और इन्फेंट बच्चा होता है वो पूरी तरीके से अपनी माँ पर डिपेंड होता है। अब माँ उसकी केयर करती है, उसको खिलाना पिलाना, उससे खेलना और हर एक चीज़ पूरी तरीके से उसकी केयर माँ करती है, वो पूरी तरीके से माँ पर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से उसका अपने माँ पर ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बढ़ता है इससे, और माँ के बाद फिर वो धीरे धीरे और लोगों पर भी उसका ट्रस्ट आता है। और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं देन उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर दूसरा आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ऑटोनॉमी का मतलब है कि जब उसका ट्रस्ट डेवलप हो गया फिर धीरे धीरे वो कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ सीखता है, करने के लिए सीखता है और कुछ करता है खुद। लेकिन अगर ये चीज़ें, अगर उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो उसको अपने एबिलिटी जो उसके अंदर है उस पर डाउट होने लगता है कि वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस पर डाउट होने लगता है और उसको शेम फील होता है। फिर तीसरा आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या होता है, प्रीस्कूलर्स आते हैं और इसमें जब वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी, मतलब वो उसको विश्वास हो जाता है कि उसके अंदर एबिलिटी है कुछ करने की, देन वो कोई टास्क लेता है और उसको इनिशिएट करना सीखता है, धीरे धीरे फिर प्लान्स बनाने लगता है। बट अगर ये चीज़ें नहीं होती इसके अपोजिट में, देन क्या होता है कि वो गिल्टी फील करता है कि वो इंडिपेंडेंटली वो उसे लगता है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको गिल्टी फील होता है। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन जब वो टास्क को वो इनिशिएट की कोशिश कर रहा है, प्लान्स बना रहा है, देन वो क्या करता है, अब उस टास्क पर जो वो प्लान्स बना रहा है उसको अप्लाई करता है और उससे वो उसको प्लेजर मिलता है, उसको खुशी मिलती है, तो ये चीज़ें वो सीखता है। और इसके अपोजिट क्या होता है, जब उसको खुद पर विश्वास नहीं होता, उसको गिल्ट फील हो रहा है, देन उसको धीरे धीरे इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आने लगती है। फिर आता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अब जब उसने टास्क बनाया, उस पर अपने प्लान्स को जो है अप्लाई किया, उससे उसको खुशी मिली, अब वो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है, वो खुद को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में टेस्ट करता है, फिर देन उसको एक इंटीग्रेट करके उन चीज़ों को फिर वो सिंगल अपनी खुद की आइडेंटिटी को फॉर्म करता है। बट इसके अपोजिट क्या होता है, जब ये चीज़ें नहीं होती, उसको इन्फीरियरिटी की फीलिंग आ रही है, देन वो ये उसके अंदर ये कन्फ्यूजन आने लगती है कि उसको ये समझ नहीं आता कि वो है क्या, वो क्या कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी कन्फ्यूजन उसके अंदर आती है, उसको लगता है कि वो कुछ भी कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको खुद पर विश्वास नहीं होता है। फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब क्या होता है, जब उसकी आइडेंटिटी डेवलप होगी, अब धीरे धीरे वो क्लोज रिलेशनशिप पर आने लगता है, उसको बनाने लगता है। अब उसके कि उसको ये विश्वास होता है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो ये रिलेशनशिप में आ सकता है, उसे बना सकता है। बट इसके अपोजिट क्या होता है, जो जिसके अंदर ये आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई है, देन वो अपने आप को समाज से अलग फील करने लगता है। फिर आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब इसमें क्या होता है, मिडिल एज में आ जाते हैं और इसमें क्या, अब उस रिलेशनशिप में आके धीरे धीरे उनकी फैमिली बनती है, बच्चे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और फिर अपना वो पूरा टाइम उनके लिए देते हैं। और इसके अपोजिट क्या होता है, उनमें स्टैग्नेशन की हो जाती है, स्टैग्नेशन आ जाता है, क्योंकि अब वो जो समाज से अलग खुद को फील कर रहे हैं, फिर उसके उनके अंदर जो है लैक ऑफ पर्पस आ जाता है, उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। फिर आता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब क्या होता है कि उनकी फैमिली बन गई, उसने अपना कैरियर प्राप्त कर लिया, सब कुछ हो गया, तो अब उसको अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाई होता है, उसको ये फील होता है कि उसने जो चाहा उसको मिल गया, तो वो सेटिस्फाई रहता है। बट इसके अपोजिट क्या होता है, जिनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, उनकी आइडेंटिटी नहीं है, देन वो फील करते हैं, वो सेंस ऑफ फेल्योर की फीलिंग आती है उनको। तो इस तरीके से ये 8 स्टेजेस हैं और इनमें ये चीज़ें होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A newborn reflex in which the toes fan out when the sole of the foot is stroked from toe to heel is called। इसका आंसर है बेबिंस्की। ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब देखिए, इसमें है पैल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब आप बच्चे के पाम को, मैनी हैंड का जो तलवा है हाथ का, उसको जब टच करते हो तो क्या करता है, बच्चा आपकी अंगुली को ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है। इसको पैल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर आता है मोरो रिफ्लेक्स और स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को आप जिस पोजीशन में लिए हो उसे अचानक से क्विकली उसके पोजीशन को चेंज करते हो, देन वो अपने दोनों आर्म्स को बाहर की तरफ फेंकता है, अपने हैंड को ओपन कर लेता है और अपने हेड को बैक की तरफ जो है फेंकता है।
तो ये इसको मोरो रिफ्लेक्स या फिर स्टार्टर रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर आता है रोटिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे की चीक को जब आप स्ट्रोक करते हो या फिर टच करते हो तो बच्चा जिस साइड में आपने टच किया उसी साइड में अपने फेस को टर्न कर लेता है और अपने माउथ से आपकी अंगुलियों को सक करने लगता है। ये रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। फिर आता था बेबिंस्की। बेबिंस्की में आपको ये बता दिया गया, आप ये समझ गए कि उसमें क्या होता है, जब आपके पैर के तलवे के बच्चे के पैर के तलवे को आप सहलाते हो देन उसकी जो अंगुलियां होती हैं पैर की वो फैल जाती हैं। और इसके अपोजिट एडल्ट्स में क्या होता है कि उनमें जब आप पैर के तलवे को सहलाते हो देन उनकी जो अंगुलियां हैं पैर की वो अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। इसको प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं। तो दोनों में जस्ट अपोजिट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2-year-old Ananya uses the word doggy for any animal with 4 legs. She is committing a language error called. मीन्स 2 साल की जो अनन्या है वो किसी भी 4 पैर वाले एनिमल को देखती है तो उसको डॉगी कहती है। उसके अंदर कौन सा लैंग्वेज एरर है? इसका आंसर है ओवर एक्सटेंशन। इसको अधिक व्याप्ति भी बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी एज सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज कॉल्ड। मतलब कोई पर्सन जिसको कि 40% से अधिक डिसेबिलिटी है, जिसको कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त है कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, 40% से अधिक है, तो उसको क्या कहेंगे? इसका आंसर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If he thinks that his culture is naturally superior to that of bees, then what word best describes एज एटीट्यूड? मतलब अगर एक कोई व्यक्ति है वो ये सोचता है कि जो बी व्यक्ति है उससे उसका जो कल्चर है वो सुपीरियर है नेचुरली, तो जो एक एटीट्यूड है उसको क्या कहेंगे? इसका आंसर है एथनोसेंट्रिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 50 एंड 65 ईयर्स इज लाइकली टू हैव मोस्ट डिफिकल्टी इन। मतलब जो 50 से 65 के बीच का पर्सन है, जिसकी एज 50 से 65 के बीच में है, उसको सबसे अधिक डिफिकल्टी किस चीज़ में होगी? आंसर है रीडिंग अ न्यूज़पेपर पढ़ने में। जबकि वो किसी डॉक्टर्स के यहाँ वॉल चार्ट पर जो लिखा हुआ है उस फॉन्ट साइज को पढ़ सकता है, स्ट्रीट होर्डिंग पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ सकता है, टीवी देख सकता है, बट न्यूज़पेपर पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। अब a crucial step in rehabilitating a child by the process of legal adoption through the JJ Act if the child is surrendered is। मतलब कि एक बच्चे को उसको पुनर्वास में जो कि JJ एक्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू जो लीगल एडॉप्शन की प्रोसेस है उसके द्वारा उसको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। तो इसमें जो चाइल्ड है, जो सरेंडर्ड चाइल्ड का मतलब है कि या तो वो अनवेड मदर से है बच्चा, और या फिर उसके पेरेंट्स कोई एक पेरेंट्स उसके नहीं है, तो जो दूसरा पेरेंट्स है उसको लेने मतलब उसको वो उसके लिए फिट नहीं है, जो दूसरा पेरेंट है वो उसको पालने के लिए फिट नहीं है, और या फिर हो सकता है कि दोनों जो पेरेंट्स हैं माता पिता दोनों ने ही उसको छोड़ दिया है। तो इस केस में चाइल्ड को सरेंडर चाइल्ड कहते हैं। और तो इसमें ये है कि वो क्रूशियल स्टेप क्या है जिसमें कि जो रिहेबिलिटेशन में उसको बच्चा जो है वो क्रूशियल स्टेप क्या है? इसका आंसर है 4, declaring the child is legally free for adoption by CWC। अब ये CWC का मतलब है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। मतलब इसके द्वारा जो बच्चा है वो अडॉप्ट करने के मतलब बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जो बच्चा है वो लीगली फ्री है, एडॉप्शन के लिए वो लीगली फ्री है। हिंदी में देख सकते हो कि यदि बच्चा परित्यक्त है मतलब सरेंडर्ड है तो JJ नियम द्वारा विधिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम क्या है? अब आते हैं सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड फॉर। मतलब सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए लॉन्च किया गया था? इसका आंसर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा
चलाया गया था और इसको जो है 2002 में स्टार्ट किया गया था, बट ये 2000 से 2001 में ऑपरेशन में आ गया था। और इसको जो है जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है उसका ये मॉडिफिकेशन है, उसी को मॉडिफाई करके सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्लासिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज मार्क्ड बाय द वर्क ऑन रियोटोरिक बाय मीन्स संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया। मतलब किसने चिन्हित किया था? इसका आंसर है एरिस्टोटल मीन्स अरस्तु। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैग पपेट्स विच आर ऑपरेटेड अगेंस्ट द रियर ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड व्हाइट क्लॉथ स्क्रीन विद लाइट बिहाइंड इज कॉल्ड। मीन्स इसको हिंदी में देख लेते हैं। चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है शैडो पपेट। ओके, अब ये भी देख लेते हैं कि इसमें जो ग्लोब पपेट है, स्ट्रिंग पपेट है, रॉड पपेट, ये क्या होता है। अब जो ग्लोब पपेट होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो है हाथ में एक ग्लव्स की तरह कपड़ा होता है, कपड़े को फिट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद फिंगर्स और हैंड के द्वारा उसको मूव किया जाता है, जिसको कि इसको हैंड पपेट भी बोलते हैं और इसको ग्लोब पपेट भी बोलते हैं, मतलब ग्लव पपेट भी बोलते हैं। फिर आता है स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट में क्या होता है, इसमें जो है स्ट्रिंग यानी कि थ्रेड की मदद से मूवमेंट कराया जाता है और इसमें जो कंट्रोल होता है वो एबव मतलब ऊपर से कंट्रोल होता है। जो पपेट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है ऊपर से और इसमें थ्रेड्स की हेल्प से मूवमेंट करवाया जाता है। और जो रॉड पपेट होता है उसको जो है उसमें मेटल रॉड को अटैच किया जाता है हाथों से, जो पपेट का हाथ होता है उससे जो है रॉड को अटैच किया जाता है और फिर उसी रॉड को मूव करवाया जाता है। और इसमें जो होता है मतलब ये हैंड्स पपेट के हैंड भी हो सकता है या फिर उसके कोई अदर लिम्स भी हो सकते हैं जिससे कि रॉड को अटैच किया जाता है और रॉड को मूव करवा करके जो है ये पपेट का मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरैक मूवमेंट और एंटी लिकर मूवमेंट वाज लेड बाय वुमेन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो शराब विरोधी आंदोलन चलाया गया था वो इंडिया के किस स्टेट में वुमेन्स के द्वारा चलाया गया था? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। According to which theory of interpersonal communication we develop and maintain those relationship wherein ratio of our rewards and cost is equal to our partners? हिंदी में भी देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के किस सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं तथा उन्हें ही बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारी साथी के प्रतिफल तथा लागतों के समान होती हैं? इसका आंसर है इक्विटी थियरी, इसको कहते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The leader who clearly articulates the goal, the agenda and the expectations, providing the specific guidance to the group member is called. Means समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, एजेंडा तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डायरेक्टिव लीडर। टाइप 2 एरर occurs when we, टाइप 2 एरर कब होता है? जब डोंट रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है अगर वो गलत है फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन टाइप 2 एरर होता है। फिर आता है इवेंट्स आर व्हेन द अकरेंस ऑफ वन इवेंट हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर इवेंट विल अकर। मतलब वो कौन सा इवेंट है, मतलब वो कौन सी घटना है कि जब एक घटना के घटित होने का, जो घटित होने वाली दूसरी घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तो उस इवेंट को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, इसीलिए उसका दूसरी घटना जो घटित होने वाली है उसका कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
द टोटलिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर अ स्टडी इज कॉल्ड, इसको कहते हैं पॉपुलेशन। किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट्स की समग्रता को पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। मतलब टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज आ, मतलब परीक्षण अवधारणा एक आंसर है। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक यानी आनुमानिक सांख्यिकी है। मेरी जो हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, वो उसको हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो वो एक हम हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, अनुमान लगा कर तैयार करते हैं और बाद में उसको हम प्रूव करते हैं। फिर है एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसका आंसर है थर्ड, आ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, मतलब किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च कंडक्ट किया जाता है उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स अवलंबित चर, वो क्या होता है, इसका आंसर है सेकेंड, द वन दैट इज नॉट मैनिपुलेटेड एंड इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे कि मैनिपुलेट नहीं किया जाता है और जिसमें कोई भी जो चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं बट उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 90 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके आगे हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसी पर एंड कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और जितने भी ये क्वेश्चन के हमने आंसर दिए हैं वो ऑफिशियल आंसर हैं, उसमें कोई भी हमने अपनी तरफ से आंसर को ऐड नहीं किया है, वो ऑफिशियल हैं, तो आप पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है या फिर कोई कुछ भी गलत लग रहा है तो आप हमको कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, हम उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। सो अगर आपको पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।